देखिए, पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी के मंच से जो मेलोनी के अपमान वाला कांड हुआ था, अब उसके डैमेज कंट्रोल का मामला चल रहा है और उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए राहुल गांधी के लिए एक नया मंच सजाया गया कि बॉस, उस मंच से जो हुआ सो हुआ, एक नया मंच सजाते हैं। पूरा नैरेटिव, पूरी स्क्रिप्ट चेंज की गई कि ना राहुल जी महिलाओं का अपमान कर सकते हैं, उनके मंच से महिला का अपमान हो सकता है। राहुल जी तो महिलाओं को सम्मान देने वाले लोग हैं। राहुल गांधी की नई इमेज बिल्डिंग का पूरा सेट तैयार किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने फिर कांड कर दिया। एक भूल को सुधारने के चक्कर में और कैसे कांड हो गए, मेलोनी के अपमान वाले कांड को ढकने के लिए राहुल गांधी महिला सम्मान की बात तो कर रहे थे, लेकिन वो सीधे फिर मनुस्मृति की बात करने लगे। इस पर भी राहुल गांधी कैसे फंस गए, आज आपको दिखाऊंगा। इधर कांग्रेस राहुल गांधी के फैलाए रायते को समेटने में लगी है, उधर पीएम मोदी ने डिप्लोमेसी का नया मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी ने चीन से लेकर रूस, अमेरिका तक ग्लोबल आउटरीच का नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कैसे अपनी टीम लगा दी है, आप देखिए। भाई, एनएसए अजीत डोभाल वो चीन के दौरे पर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर वो रूस चले गए हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अमेरिका और कनाडा जाने की चर्चा है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 200 बिजनेस डेलीगेशन की बड़ी टीम के साथ जापान में है। इसके अलावा अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील भी पीएम मोदी के एजेंडे में शामिल है। यानी राहुल गांधी यहां कांड पे कांड कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एनएसए डोभाल और धुरंधर मंत्रियों की टीम जो है वो हर तरफ भेज रखी है। आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्यों एक साथ पीएम मोदी ने अपनी टीम को अलग अलग देशों में भेजा है, कौन से बड़े प्लान पर काम चल रहा है। आर्थिक सुनामी की बात करने वाले राहुल गांधी को आज कैसे झटका लगा, देश के बैंकों को पीएम मोदी ने कैसे चमका दिया, आपके पैसे को लेकर क्या रिपोर्ट आई है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मनुस्मृति के मुद्दे पर सीएम योगी ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी भाई, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। और कॉकरोच पार्टी वाले कहीं पिट जा रहे हैं, कहीं एफआईआर हो जा रही है, वो कह रहे हैं फिर से सड़क पर आएंगे, उनकी भी थोड़ी बात करूंगा। लेकिन पहले इस पूरी पॉलिटिक्स का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है। देखिए, राहुल गांधी, सीएम योगी, कॉकरोच पार्टी सबकी बात करेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी की बात करते हैं, जिनकी विदेश नीति को मजाक बनाने के लिए राहुल गांधी ने जिस मंच से मेलोनी को भी उनके मन से बात हुई थी, उस पूरे रायते को समेटने के चक्कर में नया कांड हुआ। लेकिन पीएम मोदी की विदेश नीति है क्या, पहले आप ये देखिए। राहुल गांधी पीएम मोदी को विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे थे। क्या है उनके लिए, क्या है विदेश नीति, खाली जाते हैं गले लग जाते हैं। लेकिन आज आपको देखना चाहिए कि पीएम मोदी ने कैसे एक साथ इस वक्त कई फ्रंट खोल दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल को चाइना भेज दिया। एनएसए डोभाल 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंच गए। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अगले महीने दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की चर्चा है। अगर जिनपिंग भारत आए तो यह 7 साल बाद उनकी भारत यात्रा होगी। जिनपिंग के दौरे से पहले अजीत डोभाल का चीन जाना एक पॉजिटिव मूव है, क्योंकि इस दौरे को जिनपिंग की विजिट की जमीन तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल चीन ने भी पीएम मोदी को बुलाने के लिए ऐसे ही किया था। ब्रिक्स सम्मेलन के अलावा एनएसए डोभाल चीन के विदेश मंत्री से बॉर्डर विवाद पर भी बात करेंगे, कहा जा रहा है। एनएसए डोभाल चीन के विदेश मंत्री के न्योते पर ही गए हैं। साल 2003 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो मैकेनिज्म बना था, उसी तरह 25वें राउंड की बातचीत होगी और इस बातचीत के एजेंडे में एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखना शामिल होगा, बॉर्डर पर तनाव को कम करना शामिल होगा, एलएसी पर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट पर बातचीत शामिल होगी, साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर भी बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इधर एनएसए डोभाल चीन के दौरे पर गए, उधर पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को रूस भेजा हुआ है। विदेश मंत्री ने आज रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की।
विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से मिलकर पीएम मोदी का संदेश राष्ट्रपति पुतिन को दिया। उन्हें अगले महीने भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए न्योता दिया है। यानी चीन और रूस दोनों के जो बड़े नेता हैं उन तक आउटरीच किया जा रहा है और साथ ही दोनों भारत आए इसके लिए भी जमीन तैयार की जा रही है। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी के लिए अपना खास संदेश भेजा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो किर्गिस्तान में होने वाली एससीओ की बैठक में पीएम मोदी से मिलने को लेकर उत्सुक है। पुतिन ने कहा कि दोनों देश व्यापार समेत लगभग हर क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। 2025 में थोड़ी गिरावट के बाद इस साल दोनों देशों के बीच व्यापार फिर बढ़ रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रुचि को भी अहम बताया। चीन के साथ भारत सीमा विवाद सुलझा रहा है, रूस से व्यापार बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को जापान भेजा हुआ है। मतलब पीएम मोदी के अलग अलग मंत्री अलग अलग देशों में इस वक्त यात्रा कर रहे हैं और सबका अपना अपना मकसद है। जापान यात्रा का मकसद भारत में निवेश बढ़ाना है। यानी पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का सेंटर पॉइंट है भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाना। इसके लिए पीयूष गोयल सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर जापान गए हुए हैं। 200 मेंबर वाले इस डेलीगेशन में सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, स्टील, हेल्थ केयर, स्टार्टअप के सेक्टर के लोग हैं। जापान से व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर बात होगी। भारत के लिए जापान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है। जापान ने भारत में अगले 10 साल के लिए 60,000 करोड़ के निवेश का टारगेट रखा है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पीएम मोदी ने अपनी टीम लगा रखी है। भारत की इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें, व्यापार, निवेश बढ़ सके। व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए कनाडा से बातचीत होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 और 27 अगस्त को कनाडा जाने वाली हैं कहा जा रहा है। इसके बाद वो G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिका चली जाएंगी। कॉमर्स सेक्रेटरी को अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील के दौरे पर भेजा जा रहा है। चिली के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट पूरा होने की कगार पर है। इस एग्रीमेंट से भारत को चिली के क्रिटिकल मिनरल्स की मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही भारत साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक मर्कोसुर के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। इस ट्रेड ब्लॉक में अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, बोलीविया जैसे देश शामिल हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील बड़े देश हैं और बड़ी मार्केट है। ये देश चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। यानी जो राहुल गांधी ज्ञान दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी को आता क्या है गले मिलने के अलावा विदेश नीति में, उन्हें देखना चाहिए कि एक साथ कितने मोर्चों पर भारत इस वक्त काम कर रहा है। एक सोर्स या एक जो है दोस्त के भरोसे भारत नहीं बैठने वाला है। यानी पीएम मोदी एक साथ कई मोर्चे खोले बैठे। पीएम मोदी के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर ना रहे। साथ ही साथ बैक टू बैक ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए नए नए मार्केट भारत के लिए खुले रहे। लेकिन जितना जरूरी है कि भारत में निवेश आए, उतना ही जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो बेसिक्स हैं उनको करेक्ट किया जाए। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो पिछली सरकार जो अर्थव्यवस्था का कचरा था उसको कालीन के नीचे समटा के दबा के रखने में विश्वास रखती थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे तो कांड हो जाएगा बॉस। उन्होंने कहा कि जो दिक्कत आए लेकिन इसको क्लीन करना पड़ेगा। और उसी तरह की एक सफाई उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में की। आज की डेट में बड़े बड़े देश भारत के साथ डील करने के लिए उत्सुक हैं। और वो क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा? क्योंकि पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है और इसके लिए हर सेक्टर में होमवर्क पूरा किया गया। आप देखिए कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसके बैंकिंग सेक्टर की मजबूती से भी पता चलती है। और इस मामले में पीएम मोदी ने पूरा गेम पलटा है बॉस। 2014 से पहले डूबे हुए लोन्स को लेकर बैंक्स परेशान रहते थे। बैंकों का जो एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको कहा जाता था, कि भाई यहां से तो कर्जा दे दिया लेकिन कर्जा वापस आने की स्थिति लग नहीं रही है। यूपीए के राज में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट पहाड़ बनता जा रहा था। लेकिन पीएम मोदी ने इसे ठीक करना शुरू किया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस फर्म के मुताबिक भारत के बैंक पिछले 10 सालों में सबसे बेस्ट शेप में है आज की डेट में। आप देखिए कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले क्वार्टर में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक किसी भी लिस्टेड बैंक का नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 1% के भी पार नहीं गया है बॉस। बैंकिंग सेक्टर में इसे मजबूती का संकेत माना जाता है। पिछले साल की तुलना में कुल एनपीए में 11.76% की कमी आई है।
नेट एनपीए की रकम 84,293 करोड़ पर आ गई है। पिछले साल की तुलना में यह 9.5% कम है। साथ ही बैंकों को डूबने वाले कर्ज से होने वाले संभावित नुकसान के लिए कुछ पैसा अलग रखना पड़ता है। अब चूंकि नुकसान की स्थिति ही नहीं लग रही है, तो वो जो पैसा अलग रखना पड़ता था वो भी घटकर 25,448 करोड़ हो गया। यह पिछले साल की तुलना में 41.6% की कमी आई है। यह अपने आप में बताता है कि बैंकों को कितना यकीन है कि उन्होंने जो लोन दिया है वो आना ही है वापस, नहीं डूबेगा पैसा, तो अलग से पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। बैंकिंग इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट 19% बढ़कर 1,10,000 करोड़ के पार चला गया बॉस। और ये बातें जिन्हें लग रहा होगा कि क्या ही हो गया बॉस, 2014 में देखिए केवल पब्लिक बैंक सेक्टर की हालत क्या थी। उनका नेट एनपीए 1,30,000 करोड़ का था और नेट एनपीए का रेशियो देखिएगा वो 2.5% से ज्यादा का होता था। उसको आज नरेंद्र मोदी ठीक करते 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 यहां ले आए कि आज एनपीए जो है वो 1% से भी नीचे चला गया है बैंकों का। तो जो लोग कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है, आप सोचिए उनको नरेंद्र मोदी से कितनी नफरत होगी कि ऐसी ऐसी चीजें देश में सुधार हो रही हैं। बॉस, बैंक डूब जाते ना, कितनों का पैसा डूब जाता। यह हालत होती जा रही थी एनपीए की। आज की डेट में उन बैंकों का सॉलिड होना देश की इकोनॉमी के साथ साथ आपके हमारे पैसे के लिए भी बहुत बड़ी खबर है।